अध्याय 17 वर्चस्व के लिए संघर्ष। 2 लाख चांदी। गु किंगफेंग ने आह भरी। मध्य स्तर की मार्शल आर्ट की कीमत उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। इस समय नीलामी में मौजूद कर्मचारियों ने गु किंगफेंग द्वारा जीती गई सभी वस्तुएं भी पहुंचा दी थीं और उसने तुरंत उसके लिए उचित चांदी का भुगतान कर दिया। चलो वापस चलते हैं। क्लाउड पवेलियन से बाहर निकलते ही गु किंगफेंग ने मार्शल वर्ल्ड के अन्य मार्शल आर्टिस्टों को इधर उधर भागते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। फिर उसने गु यांग से बात की। गु परिवार में वापसी। गु किंगफेंग ने नीलामी से प्राप्त सभी संसाधन गु यांग को सौंप दिए। इन संसाधनों की मदद से त्वचा की सुंदरता को निखारने की दिशा में आपकी सफलता बहुत आसान हो जाएगी। मैं पिताजी की उच्च आशाओं को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा, गु यांग ने गंभीरता से बात की। यदि वो 10,000 चांदी के संसाधनों के साथ भी रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन के स्तर तक नहीं पहुंच पाता तो ये शर्मनाक होगा। आधे घंटे बाद मैंग पेंग लौट आया। जांच कैसी रही? परिवार प्रमुख को सूचित किया जाता है कि समाचार की गहन जांच की गई है। अग्नि सूर्य दिव्य हथेली प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वर्गीय बादल संप्रदाय का स्वामी युन त्यांग शिंग है। मैंग पेंग ने धीमी आवाज में बात की। हेवनली क्लाउड सेक्ट। इस संप्रदाय का नाम सुनते ही गु किंगफेंग के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। हेवनली क्लाउड सेक्ट के ब्लड रिफाइनिंग दायरे के गढ़ों में कई मार्शल आर्टिस्ट होने की बात सार्वजनिक रूप से जगजाहिर थी। अफवाहें थी कि उनकी ताकत केवल किन परिवार और आयरन बोन गैंग के बाद दूसरे नंबर पर थी। वास्तव में फायरी सन डिवाइन पाम की नीलामी जीतने वाली कोई भी शक्ति निश्चित रूप से बहुत मजबूत होनी चाहिए, अन्यथा एक बार में 2 लाख चांदी कौन जुटा सकता है। इसलिए मैंग पेंग की बातें सुनकर गु किंगफेंग को वास्तव में आश्चर्य नहीं हुआ। स्वर्गीय बादल संप्रदाय के लोग अब कहाँ हैं? नीलामी समाप्त होते ही हेवनली क्लाउड सेक्ट के लोग तुरंत चले गए। अब तक वे व्हाइट स्टोन सिटी छोड़ चुके होंगे। हालांकि मेरे अधीनस्थ द्वारा देखे जाने के अनुसार कई लोग गुप्त रूप से हेवनली क्लाउड सेक्ट पर नजर रख रहे हैं। उनकी यात्रा आसान होने की संभावना नहीं है, मैंग पेंग ने गंभीरता से कहा। गु किंगफेंग ने उदासीनता से कहा, एक शीर्ष स्तरीय मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट जो सीधे रक्त शोधन क्षेत्र पूर्णता की ओर इशारा कर सकती है, स्वाभाविक रूप से सभी प्रमुख शक्तियों द्वारा वांछित होती है। इतना ही नहीं, न तो किन परिवार और न ही आयरन बोन गैंग ये चाहेंगे कि व्हाइट स्टोन दाव से रक्त शोधन क्षेत्र पूर्णता तक पहुंचने वाला कोई और शक्तिशाली दावेदार उभरे। क्या परिवार के मुखिया के पास भी अग्नि सूर्य दिव्य ताड़ के लिए कोई योजना है? उच्च कोटि की मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट के बारे में कौन नहीं सोचेगा? अगर हेवनली क्लाउड सेक्ट को फायरी सन डिवाइन पाम मिल सकती है तो गु परिवार को क्यों नहीं? चलो, हो सकता है कि वे अब तक शहर के बाहर आपस में भिड़ रहे हों। अगर हम देर कर देते हैं तो दूसरे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। गु किंगफेंग अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर चला गया और मैंग पेंग जल्दी से उसके पीछे पीछे चली गई। व्हाइट स्टोन सिटी के बाहर हत्याओं में अचानक तेजी आ गई। जैसा कि गु किंगफेंग ने कहा था, जैसे ही हेवनली क्लाउड सेक्ट के लोग व्हाइट स्टोन सिटी से निकले, उन पर विभिन्न शक्तियों द्वारा घात लगाया गया, जिनका एक ही सीधा उद्देश्य था, फायरी सन डिवाइन पाम को हथियाना। तथापि इस बार हेवनली क्लाउड सेक्ट के पास शक्तिशाली योद्धाओं की कमी नहीं थी। संप्रदाय प्रमुख युन त्यांग शिंग और 2 वरिष्ठ उनके साथ थे। कुल मिलाकर रक्त शोधन क्षेत्र के 3 मार्शल आर्टिस्ट थे। अग्नि सूर्य दिव्य हथेली के लिए प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से उन पर घात लगाने वाले कई लोगों को मौके पर ही मार दिया गया। जब तक गु किंगफेंग और मैंग पेंग शहर के बाहर पहुंचे, तब तक वो स्थान लाशों से भरा पड़ा था। लगभग 15 आकृतियां भयंकर रूप से लड़ रही थीं। सभी फायरी सन डिवाइन पाम के लिए लड़ रहे थे। दोनों प्रमुख बनों के लोग सचमुच आए थे। मैंग पेंग ने मैदान में चल रही भीषण लड़ाई को अपने चेहरे पर हैरानी के भाव से देखा। जिन 2 प्रमुख बलों का उन्होंने जिक्र किया, उनका स्वाभाविक रूप से तात्पर्य किन परिवार और अस्थिरोधन गिरोह से था। गु किंगफेंग की निगाहें भी अरीना में चल रही लड़ाई पर टिकी हुई थीं। हालांकि सभी ने नकाब पहन रखे थे, लेकिन उनकी मार्शल आर्ट शैली से ही उनकी पहचान आसानी से की जा सकती थी। इस बार रक्त शोधन क्षेत्र में स्थित स्वर्गीय बादल संप्रदाय के कई मार्शल आर्टिस्ट घात लगाकर हमले का शिकार हो गए। स्वर्गीय बादल संप्रदाय की शक्ति के बावजूद वे हमलावरों को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ थे।
एक पल के भीतर भी रक्त शोधन क्षेत्र में स्थित स्वर्गीय बादल संप्रदाय के 2 वरिष्ठ अधिकारी कई शक्तिशाली शत्रुओं के हमले के बीच मौके पर ही बेरहमी से मारे गए। ये दृश्य देखकर युन त्याङशिंग की आंखें क्रोध से फट रही थी। उसकी हत्या करने की इच्छा चरम पर थी, फिर भी वो पूरी तरह से असहाय था। ये महसूस करते हुए कि वो अकेले नहीं बच सकता, उसने अग्नि सूर्य दिव्य ताड़ के पत्ते से भरा रेशम का डिब्बा फेंक दिया और उग्रता से चिल्लाया, अग्नि सूर्य दिव्य ताड़ का पत्ता यही है, अगर तुम इसे चाहते हो तो अपनी योग्यताओं से ले लो। उनके शब्दों की गूंज मिटने से पहले ही युन त्याङशिंग पहले ही पीछे हट चुका था और पूरी तरह से पीछे हट रहा था। जो लोग पहले आपस में लड़ रहे थे वे सब अचानक रुक गए और बिना सोचे समझे उबले रेशम के डिब्बे की ओर बढ़ गए। युन त्याङशिंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए तुरंत युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया। आखिरकार उसे चारों ओर से घिरे कई शक्तिशाली कड़ाकों द्वारा बुरी तरह से घायल कर दिया गया था और अगर वो वहां से नहीं निकला तो उसकी निश्चित मौत होती। ये अग्नि सूर्य दिव्य ताड़ का पत्ता मेरा है, कड़कड़ाती आवाज वाले एक नकाबपोश वृद्ध ने ऊर्जा और रक्त से कांपने वाली अपनी लंबी तलवार को ठंडी चमक से बरसाया। एक भयानक रूप से ठंडी तलवार की रोशनी ने सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि कोई रेशम के डिब्बे पर हाथ डालने ही वाला है, एक शक्तिशाली योद्धा ने अपने हाथों से तलवार की रोशनी को चकनाचूर कर दिया और मुट्ठी और हथेली से तलवार पर प्रहार किया, जिससे धातु के लोहे से टकराने जैसी गूंज पैदा हुई। अगर तुम अग्नि सूर्य दिव्य हथेली चाहते हो तो पहले मुझसे पूछ लो कि मैं इसकी अनुमति दूंगा। वहां अफरा तफरी मच गई। ब्लड रिफाइनिंग दायरे के विभिन्न गुटों के मार्शल आर्टिस्टों ने एक दूसरे को बेरहमी से मार डाला, जबकि गु किंग फेंग और मेंग पेंग अंधेरे में छिपकर चुपचाप स्थिति में हो रहे परिवर्तनों का अवलोकन कर रहे थे। देर होने से पहले ही ब्लड रिफाइनिंग दायरे का एक और मार्शल आर्टिस्ट मार दिया गया और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। शेष दोनों गुटों के केवल शक्तिशाली योद्धा ही अब अग्नि सूर्य दिव्य हथेली के लिए होड़ कर रहे थे। ये समय के बारे में है। गु किंग फेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। शेष दोनों गुटों में कुल 6 रक्त शोधन क्षमता वाले मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन वे सभी बुरी तरह से थके हुए थे। समय जितना लंबा खिंचता जाएगा उतनी ही अनिश्चितताएं उत्पन्न होंगी। इस प्रकार गु किंग फेंग ने अपनी चाल चलने का फैसला किया। उसने लापरवाही से कपड़े की एक पट्टी फाड़कर अपना चेहरा ढक लिया, जिससे केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं, और अपने बगल में खड़ी मेंग पेंग को निर्देश दिया कि वो छिपी रहे और अपने आप को उजागर न करे, और फिर उसने सीधे अपना कदम बढ़ाया। भम! गु किंग फेंग एक विशाल पक्षी की तरह अंधेरे से अचानक प्रकट हुआ और उसका हाथ जमीन पर पड़े रेशम के डिब्बे की ओर बढ़ा। किसी को उस डिब्बे के लिए होड़ करते देख दोनों गुट चुपचाप एक साथ मिल गए और सीधे उसकी ओर बढ़ गए। अगर आप मछलीवार के रूप में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो पहले मुझसे पूछ लें। किन परिवार का एक मार्शल आर्टिस्ट, जो जाहिर तौर पर रक्त शोधन क्षेत्र में था, व्यंग्यात्मक रूप से अपनी लंबी तलवार हवा में लहराते हुए बोला, मानो उसने गु किंग फेंग को पार देख लिया हो। तथापि इससे पहले कि तलवार उस तक पहुंच पाती, गु किंग फेंग ने एक जोरदार मुक्का मारा जो तलवार की नोक से टकराया। तलवार इतना ज्यादा दबाव सहन नहीं कर पाई और क्षण भर में चकनाचूर हो गई। तुरंत बाद गु किंग फेंग की भुजाओं ने आकाश को हिला दिया और अपनी अपार शक्ति से आने वाले सभी प्रहारों को रोक दिया। रक्त शोधन क्षेत्र के 6 मार्शल आर्टिस्टों के प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि वे पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते थे और चट्टानों को फाड़ सकते थे, और यहाँ तक कि गु किंग फेंग द्वारा अपने आयरन बॉडी कौशल को सीमा तक धकेलने के बावजूद उसका रक्त और ऊर्जा लगातार उबलती रही। ध्यान न देते हुए गु किंग फेंग की तुलना में बाकी 6 लोग और भी ज्यादा हैरान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि संयुक्त प्रयास में भी वे न केवल अपने प्रतिद्वंदी को मौके पर ही मारने में विफल रहेंगे, बल्कि उसे भारी नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेंगे। अचानक उस नवागत की भयानक शक्ति उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही थी। तथापि इससे पहले कि वे अपने सदमे से उभर पाते, गु किंग फेंग की प्रबल ऊर्जा और रक्त का विस्फोट हुआ, मानो आसमान को चूमता हुआ धुआं फूट पड़ा हो और उसके मुक्के धरती को हिला देने वाली ताकत से बरसने लगे। सभी के आश्चर्य के बीच उसने सीधे प्रहार से रक्त शोधन क्षेत्र के एक मार्शल आर्टिस्ट को हवा में उड़ा दिया।